नमस्कार। द रिव्यू में आपके लिए एक बहुत ही मार्मिक एक छोटा सा स्टोरी लेके आया हूँ, ज़रा सुनिए। शीर्षक है, इसे कहते हैं कसक और चाहत। एक ऐसी कहानी जो दिल को झकझोर देने वाली है और सोचने पे मजबूर कर देने वाली है कि क्या ऐसा हो सकता है। सुनिए। ट्रेन चलने को ही थी कि अचानक कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। एक लड़की की कहानी है ये। आगे चलते हैं। लड़की कह रही है, मैं अकेली सफ़र पर थी। सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए यह संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर ले आती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देती है कि जिसकी कल्पना तो क्या कभी ख्याल भी नहीं कर सकते। वो आया और मेरे पास ही खाली जगह पर बैठ गया। न मेरी तकलीफ देखा, न पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी पर चुपचाप आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम फुहारें लगी हुई थी, यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। इस कारण वो कुछ भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़र बचाकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। हाँ, कुछ भारी हो गया था, मगर इतना ज़्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ। उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया कि आंखों पर चश्मा चट गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफ़ेद बाल खोजने की कोशिश की, मगर मुझे नहीं दिखे। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। बालों को डाई किए काफ़ी दिन हो गए थे मुझे। ज़्यादा तो नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पर, परंतु इतने ज़रूर थे कि गौर से देखो तो नज़र 2-4 बाल आ ही जाए। मैं उठकर बाथरूम गई। हैंडबैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया। फिर शीशा में चेहरे को गौर से देखा। पसंद तो नहीं आया, मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में डाल लिया और वापस अपनी जगह पर आ गई। मगर वो साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बाइक सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा, सॉरी। भाग कर चढ़ा तो पसीना आ गया था। थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर वह अपने मोबाइल में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे हमेशा बुरी लगती थी। फिर भी न जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैंने उसे नहीं भुलाया। एक वो था कि 10 सालों में ही भूल गया। मैंने शायद सोचा, शायद अभी तक गौर भी नहीं किया। गौर करेगा तो पहचान लेगा। थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को जीवन में कभी भुला ही नहीं पाई, उसको मेरा चेहरा ही याद नहीं। मैंने सोचा, माना कि ये औरत और लड़कियों को तारने की इसकी आदत नहीं, मगर पहचाने भी नहीं, ये कैसे हो सकता है। शादीशुदा हूँ तो क्या हुआ, शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि वो अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूँ। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा कर रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता
हर शायरी में खुद को खोजा करती थी, वह तो आज पहचान ही नहीं रहा है। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पिंगे नहीं चली, न कभी इजहार हुआ। हाँ, वो हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हुई। जब भी गांव गई उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल में लगा रहा। देखना तो दूर, चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती, कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर देखें, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही था। कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से ही पहचान ले। फिर और कुछ वक्त गुजरा। माहौल वैसा का वैसा था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट पूछ रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फाइन लगेगा। वो बोला लगा दो। टीटी बोला कहाँ का टिकट बनाऊँ? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा। फिर टीटी से बोला कानपुर। टीटी ने कानपुर की टिकट बनाकर दे दी और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में तल्लीन हो गया। आखिर मुझे रहा नहीं गया, मैंने पूछ ही लिया कानपुर में कहाँ रहते हो? वो मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला कहीं नहीं। वो चुप हो गया तो मैं फिर बोली किस काम से जा रहे हो? वो बोला हाँ, किसी काम से जा रहा हूँ। अब मैं चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और अजनबी से कैसे पूछ लूँ कि किस काम से जा रहे हो? कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया वहाँ शायद आप नौकरी करते हो? उसने कहा नहीं। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा तो किसी से मिलने जा रहे हो? वो संक्षिप्त में उत्तर दिया नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि और भी कुछ पूछूं। आदमी अजीब था। बिना काम का सफ़र कर रहा था। मैं मुंह फेर कर अपने मोबाइल में लग गई। कुछ देर बाद खुद ही बोला ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ? कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी में निकला बताओ क्यों जा रहे हो? फिर अपने ही उतावलेपन पर मुझे शर्म सी आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा एक पुरानी दोस्त मिल गई है जो आज अकेले सफ़र पर जा रही है। फौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे कानपुर तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। नॉर्मल नहीं रह सकी मैं, मगर मन में भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा कहाँ है वो दोस्त? कम वक्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला यही मेरे पास बैठी है। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया। क्यों उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए वो दिल्ली से कानपुर का सफ़र कर रहा था। जानकर इतनी खुशी मिली कि आंखों में आंसू आ गए। सोचा इसलिए तो उन्होंने मेरा टिकट देखा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और उन्होंने टीटी से कानपुर जाने की टिकट बनवाई। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीग नहीं थी। बोला रो क्यों रही हो? मैं बस इतना ही कह पाई तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ, सब समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए। वो बोला प्लेटफॉर्म पर अकेली घूमती रही, कोई साथ नहीं दिखा तो आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या करती?
उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। मैंने मजबूरी बताई, ऐसे भाइयों को राखी बांधने क्यों आती हो, जिनको ये भी फिक्र नहीं कि बहन इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेगी। भाई शादी के बाद भाई नहीं रहे, भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा नहीं रहे, कहकर मैं उदास हो गई। वो फिर बोला, तो पति को तो समझना चाहिए, उनकी बहुत बिजी लाइफ है, मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं है रहा, कर लेती हूँ मैं अकेले सफ़र। तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मेरी याद आती थी क्या? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूँ ही पूछ लिया। अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उन्हें दिया था। बोला, याद तो नहीं आती पर कमबख्त ये तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते हुए पूछा, तुम्हें छू लूँ? वो बोला, पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर मैं कानपुर तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक भुला नहीं पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़ गया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्मू थी उसकी ड्यूटी, चला गया। उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए ही नहीं। हालांकि हमारे बीच कभी भी नापाक कुछ भी नहीं हुआ था। एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी ज़रूरी था। फिर ठीक 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर वर्णन नहीं कर सकती, उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी पता नहीं। लोक लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज फिर रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। आज भी सफ़र कर रही हूँ, दिल्ली से कानपुर जा रही हूँ। जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है मैंने। अकेली हूँ, न जाने दिल क्यों आस पाले बैठा है कि आज फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हम सफ़र था। एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है। देखते हैं कौन मिलता है और कौन साथ छोड़ता है। यह एक मार्मिक और पवित्र प्रेम की छोटा सा कथाएं आपके सामने रखा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे हो तो द रिव्यू को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने विचार भी रखें। धन्यवाद।